हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो ब्रह्मांड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर श्वेता आवले और मैं लाई हूं आपके लिए लर्न फ्री एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन। ओके फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा बेसिक से डिटेल तक दशाओं का एनालिसिस करना। देखेंगे आज हम आपकी कुंडली में योग दुर्योग जो भी बन रहे हैं वो बताते हैं कि ये घटित होगा, है ना। और दशा क्या बताती है कि ये कब घटित होगा। तो दशा से हम चीज़ों के होने का हमको पता चलता है, इसीलिए ये बहुत ही आईएमपी होती है। देखिए, पाराशर जी ने अपने बृहद पाराशर शास्त्र में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर एक्यूरेट रिजल्ट देती है वो है विंशोत्तरी दशा, और ये 120 वर्षों का चक्र है पूरा, है ना। टोटल हमारे कितने 9 प्लैनेट होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। अब हर एक प्लैनेट को 3 नक्षत्र का लॉर्ड बनाया गया है। जैसे आप इस चीज़ में देखिए, ये आपके पूरे नक्षत्रों का जो सीक्वेंस है वो यही रहेगा, है ना। एक जो है वो अश्विनी, दूसरा जो है भरणी, तीसरा कृतिका, ऐसे करके 27 आपके पूरे नक्षत्र होते हैं। और ये आपके 9 ग्रह है। तो हर 3 नक्षत्र को एक लॉर्ड अलॉटेड है। जैसे अश्विनी, मघा, मूल, इसका स्वामी ग्रह होता है केतु। भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, इनका स्वामी ग्रह होता है शुक्र। कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, इनका स्वामी ग्रह होता है सूर्य। रोहिणी, हस्त, श्रवण, इनका स्वामी होता है चंद्रमा। मृगशिरा, चित्रा, घनिष्ठा, इनका स्वामी होता है मंगल। आद्रा, स्वाति, शतभिषा, इनका स्वामी होता है राहु। पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद, इनका स्वामी होता है गुरु। पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद, इनका स्वामी होता है शनि। आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, इनका स्वामी होता है बुध। अब यहाँ पर इन सभी ग्रह, सभी जितने भी प्लैनेट्स हैं, इनको कुछ दशा वर्ष इनकी सबकी अलग अलग होती है। जैसे केतु है, केतु की महादशा 7 साल तक चलती है। शुक्र की महादशा 20 साल तक रहती है। सूर्य की महादशा 6 साल तक, चंद्रमा की 10 तक, मंगल 7 साल की, राहु की 18 साल की, है ना। बृहस्पति, गुरु की 16 साल की, शनि की 19 साल की और बुध की 17 साल की। तो ये पूरा टाइम पीरियड टोटल 120 वर्षों का यहाँ पर होता है। अब इसको बेसिक से इसको थोड़ा सा समझिए। मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे क्या बना। देखिए, ये हमारा पूरा एक हमारा वृत्त है 360 डिग्री का, 0 से लेकर, ठीक है। अब आपको सभी को पता है कि हमारे पास टोटल राशियाँ कितनी होती है, 12 राशि होती है। तो जब हम इस 360 डिग्री को 12 से डिवाइड करेंगे तो एक एक राशि का मान कितना आएगा, 30 डिग्री की। तो एक एक राशियाँ कितनी हो गई, 30 डिग्री की हो गई, ठीक है। अब एक जो नक्षत्र होता है ना, एक नक्षत्र में टोटल एक नक्षत्र होता है 13 डिग्री 20 मिनट का, ठीक है। 13 डिग्री 20 मिनट कैसे आया है यहाँ पे, जब हम इस 360 डिग्री को, टोटल नक्षत्र कितने होते हैं हमारे 27, जब हम इस 360 डिग्री को 27 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 13 डिग्री सॉरी और 20 मिनट का हमारा एक नक्षत्र होता है। चूँकि हमारी राशि का जो मान है, अब ये यहाँ पर एक चीज़ समझो, ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है ना, वो मैंने यहाँ पर 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है, क्योंकि और एक एक पार्ट में 9 नक्षत्र डाले हैं। यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9, तो ये टोटल 27 नक्षत्र हो गए। अभी हम इसमें अभिजित नक्षत्र की बात नहीं कर रहे हैं, जो 28वां नक्षत्र है, ठीक है। अभी हम ये 27 नक्षत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को समझिए, जब एक राशि 30 डिग्री की है, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है 0 से 30 डिग्री में मेष राशि आ रही है, तो अब मेष राशि के पास कितने नक्षत्र होंगे, 2.25 नक्षत्र, क्योंकि 30 डिग्री के अंदर 13 डिग्री का एक नक्षत्र आया, ठीक है। 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र, 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र, और जो तीसरा नक्षत्र है वो कितने डिग्री का बचेगा, सिर्फ 3 डिग्री 20 मिनट का। और इस कृतिका नक्षत्र का बचा हुआ जो भाग है वो नेक्स्ट वाली राशि में आएगा 10 डिग्री का। और ऐसे ही करके फिर जो 13 डिग्री का 20 मिनट का एक और जो नक्षत्र है वो आ जाएगा। और फिर जो अगर हम इस 13 में 10 को काउंट करेंगे तो 23 डिग्री 20 मिनट तो यहाँ कवर हो गया 30 डिग्री में से। अब बचा कितना है यहाँ पे हमारे पास, जितना भी बचा हुआ है, तो फिर वो बचा कितना है यहाँ पे, ये हो गया आपका 23 डिग्री, हाँ तो सॉरी, यहाँ पे 10 डिग्री की बजाय यहाँ पर कितना आएगा आपका 7 डिग्री आएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 डिग्री का आपका मृगशिरा नक्षत्र जो रहेगा वो यहाँ पर कितने का हो जाएगा, 7 डिग्री का हो जाएगा। तो ऐसे करके ये आपका क्या होगा, पूरा 30 डिग्री एक राशि का कंप्लीट होगा। ये एक राशि जैसे मेष राशि है तो उसमें ये 3 नक्षत्र चले, अश्विनी, भरणी, कृतिका। अश्विनी, देखो हर एक इसको इस तरह से अच्छे से समझिए, जो 13 डिग्री 20 मिनट है, अगर हम इसको मिनट में काउंट करेंगे तो ये 800 मिनट होते हैं। और एक राशि में टोटल 2.25 नक्षत्र होते हैं, 2 नक्षत्र पूरे और एक नक्षत्र का चौथाई में से एक भाग, ठीक है।
अब दो ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया ये। अश्विनी नक्षत्र, देखिए हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, है ना। अगर किसी राशि में जैसे अब यहाँ पे 3 डिग्री 20 मिनट है, तो मान लीजिए यहाँ पे एक ही चरण कंप्लीट हो पाया, तो बचे हुए जो 3 चरण है वो कहाँ पर कंप्लीट होंगे, इधर दूसरी राशि में कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो ये अश्विनी, भरणी, कृतिका, कृतिका का 3 डिग्री 20 मिनट ही कंप्लीट हुआ, तो बचा हुआ पार्ट कहाँ पे आ जाएगा, सेकंड वाली राशि में, वृषभ राशि में आ गया। ये मेष राशि का वो था, ठीक है। अब ये वृषभ राशि आई, तो वृषभ राशि में फिर 30 डिग्री कवर करेगा। ऐसे ही करके ये नक्षत्र जो है ये ऐसे कंप्लीट होते जाते हैं। एक चीज़ यहाँ पे समझिए, ये जो ग्रीन लाइन मैंने बनी है यहाँ से स्टार्ट हुआ था, अब ये यहाँ पे ये जो चमकीली लाइन दिख रही है येलो कलर में, तो ये आपका क्या है, केतु का नक्षत्र है। जब भी ये स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है उससे आगे आते हैं तो केतु का नक्षत्र होता है, और एंडिंग पॉइंट के पीछे से जाते हैं तो वहाँ पर बुध का नक्षत्र होता है। ऐसा मैंने अभी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, इस चीज़ को समझिए। सबसे पहला नक्षत्र केतु का होता है और सबसे आखिरी नक्षत्र जो होता है वो बुध का होता है, हर एंडिंग जो अपन ने 3 पार्ट में इक्वल में डिवाइड किया है वहाँ पर। तो जो केतु के जो 3 नक्षत्र है, अश्विनी, मघा, मूल, है ना, तो ये यहाँ पर एक अश्विनी नक्षत्र आ गया केतु का, ये येलो वाला। यहाँ पर एक इसका मघा नक्षत्र आ गया, और एक यहाँ पर एक इसका मूल नक्षत्र आ गया, ठीक है, केतु का। अब हम बुध की बात करते हैं, तो बुध का नक्षत्र क्या है हमारे पास, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। तो बुध का नक्षत्र कौन सा है, ये रेड ऑरेंज वाला जो दिख रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा नक्षत्र आ गया, ये आश्लेषा, और ये वाला जो नक्षत्र है ये ज्येष्ठा, और ये वाला जो नक्षत्र है ये रेवती है। तो केतु जो है स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट क्या है यहाँ पर, बुध होता है। इतना क्लियर है। तो ऐसे ही हमारा ये राशि चक्र जो है हमारा बनता है पूरा। उसमें राशियाँ होती है, 27 नक्षत्र होते हैं, उनके डिविजन्स होते हैं, ठीक है, और उनके 4-4 चरण होते हैं एक नक्षत्र के। तो एक राशि में टोटल कितने चरण होते हैं, 9 चरण होते हैं, और एक नक्षत्र में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। अब जैसे ये जो एक मिनट आपको ये मैं डायग्राम दिखा रही हूँ, इसको समझिए तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे दिखता है हमारा ये पूरा कंप्लीट राशि चक्र। ये देखो, ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। ये हमारी टोटल कितनी है, पूरी 12 राशियाँ हैं, ठीक है। अब इन राशियों में ये मैंने राशियाँ लिखी है। अब ये सारे हमारे 27 नक्षत्र है, और इन 27 नक्षत्रों के 4-4 करके चरण है। अब जो केतु के जो नक्षत्र होते हैं उनको मूल नक्षत्र कहे जाते हैं। ये मूल यहाँ पर और यहाँ पर, और इसके जो पीछे जो जितने भी इसके बुध के नक्षत्र होते हैं इनको गण नक्षत्र बोलते हैं। तो इनको साथ में क्या बोलते हैं, गणमूल कहा जाता है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम आते हैं हमारे इस पे, यहाँ देखिए, ये मैंने आपको बता दिया है कि सभी जो प्लैनेट्स होता है उनका दशा वर्ष फिक्स होता है ना। केतु 7 है तो 7 वर्ष ही रहेगा उसकी महादशा में, शुक्र 20 है तो 20 ही रहेगा, ऐसे करके सभी का वो सीक्वेंस भी यही रहती है। जब दशाएं आपकी स्टार्ट होती है तो सभी की सीक्वेंस जो होती है वो इसके अकॉर्डिंग ही चलती है। केतु की आई तो केतु के बाद शुक्र की ही आएगी, शुक्र की आई तो उसके बाद सूर्य की ही आपको महादशा स्टार्ट होगी। देखिए, जन्म के समय जो आपका चंद्रमा है ना, जिस भी राशि में होता है वही हमारी राशि कहलाती है। वैसे ही जन्म के समय चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में होता है वही हमारा जन्म का नक्षत्र कहलाता है, और उसी नक्षत्र के लॉर्ड की पहली महादशा स्टार्ट होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अभी आपका हस्त नक्षत्र में जन्म हुआ, जब चंद्रमा आपके हस्त नक्षत्र में था तो आपको सबसे पहली महादशा किसकी आएगी, चंद्रमा की आएगी, और चंद्रमा में चंद्रमा की ही अंतर्दशा आएगी। ऐसे ही सीक्वेंस ये चलता जाता है। उसके बाद चंद्रमा की दशा के बाद आपको किसकी महादशा आएगी, मंगल की आएगी, मंगल के बाद फिर आपको राहु की आएगी। तो ये सीक्वेंस आपका इसी अकॉर्डिंग आपका चलता रहता है, ठीक है। अब दशाएं 5 तरह की होती है, ठीक है। जो आपकी महादशा होती है ये कितने तरह की होती है, 5 तरह की होती है, और महादशा का जो इफेक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, अंतर्दशा का उससे थोड़ा कम, फिर प्रति अंतर्दशा, फिर सूक्ष्म और फिर प्राण दशा। लेकिन महादशा लंबे टाइम पीरियड तक चलती है ना, तो उसका कैलकुलेशन मतलब हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए ये जैसे अब शुक्र की देख रहे हैं हम, ठीक है, शुक्र की महादशा जो है वो 20 वर्षों के लिए चल रही है, तो फिर हम कैसे देखेंगे कि क्या 20 वर्षों तक ही पूरा हमारा टाइम पीरियड खराब चलेगा, या 20 वर्षों तक ही हमारा क्या पूरा टाइम पीरियड अच्छा चलेगा, नहीं। उसके अंदर जो अंतर्दशा आ रही है, प्रत्यंतर दशा आ रही है, तो वो भी अपना इफेक्ट्स देंगे। तो ऐसे हम समझते हैं। देखिए, अंतर्दशा
देखो अंतर्दशा कुछ महीनों में चेंज होती है ना, जैसे 13 महीने 4 महीने ऐसे अंतर्दशा चेंज होती है। प्रति अंतर्दशा कैसे चेंज होती है, वो दिनों में चेंज होती है ना, जैसे 60 दिन में चेंज हो गई, 30 दिन में चेंज हो गई, ऐसे। सूक्ष्म जो दशा होती है वो घंटों में चेंज होती है, और जो प्राण दशा होती है वो मिनटों में चेंज होती है। तो जिस ग्रह की महादशा चालू होती है सबसे पहली अंतर्दशा आपको उसी ग्रह की स्टार्ट होती है, ठीक है। अब इस चीज़ को समझिए, जिस भी ग्रह की महादशा चल रही है वो किसी भी नक्षत्र में बैठा हो, ठीक है, और उस नक्षत्र का लॉर्ड कौन बन रहा है आपको ये देखना है सबसे पहले। जैसे मान लीजिए कि आपको, है ना, जैसे आपको मान लीजिए कि गुरु की महादशा चल रही है, ठीक है, तो अब गुरु मान लीजिए स्वाति नक्षत्र में बैठा है। स्वाति नक्षत्र किसका नक्षत्र है, राहु का नक्षत्र है। यहाँ पे अभी हम देखते हैं, अभी आपको समझाती हूँ। इसमें मैंने आपको बताया था पहले भी, इसको हम ले लेते हैं। देखिए गुरु की महादशा चल रही है ना, और गुरु जो है, गुरु किसके नक्षत्र में बैठा है, गुरु स्वाति नक्षत्र में बैठा है। स्वाति किसका नक्षत्र है, राहु का नक्षत्र है, ठीक है। तो अब वैसे ही हमने अगर देखा कि अब अंतर्दशा किसकी चल रही है, अब हम उसको देखेंगे। तो जिस भी ग्रह की आपको अंतर्दशा चल रही है उसका मान लीजिए कि गुरु में आपको शनि की अंतर्दशा चल रही है, ठीक है। अब जो शनि है वो आपके किसके उसमें बैठा है, चंद्रमा के उसमें बैठा है। मान लीजिए वो हस्त नक्षत्र में बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब हमने स्वाति नक्षत्र से हस्त नक्षत्र तक का हमको क्या करना है, यहाँ पे डिस्टेंस काउंट करना है। स्वाति नक्षत्र जिसकी महादशा चल रही है उसका नक्षत्र, और जिसकी अंतर्दशा चल रही है उसका नक्षत्र, उनके बीच का डिस्टेंस हमको यहाँ पर क्या करना है, कवर करना है। जैसे अभी हम यहाँ पे स्वाति से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26वां नक्षत्र यहाँ पर कौन सा है, हस्त नक्षत्र। देखिए अगर 9 से अगर 9 के बीच में अगर डिफरेंस है ना, तब तो ये हम जो 9 तारा मिलान जो पद्धति है इसमें ये इनके 9 जो है रूल्स, इसके अकॉर्डिंग हम उसको पुट कर देंगे। लेकिन अगर 9 से वैल्यू ज़्यादा आती है, जैसे यहाँ पर तो 26 आ रही है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम 9 से डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 रिमाइंडर बचेगा। तो जो रिमाइंडर बचा है वही हमारा क्या, हमको यहाँ पे नंबर मिला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी गुरु में शनि की महादशा चलेगी इस व्यक्ति को, तो क्या होगा, वो मित्र तारा आ रहा है, 8 नंबर मित्र तारा आया। तो मतलब क्या हो गया, वो इंसान फ्रेंड्स मतलब फ्रेंड, रिस्पेक्ट, फेवरेबल, तो ऐसी उसकी दशा जाएगी। देखिए अब इसको थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ अभी आपको, ठीक है। ये हमारा 9 तारा मिलान पद्धति है। इसमें पहला जो होता है जन्म तारा, दूसरा संपत्त तारा, तीसरा विपत्त तारा, चौथा क्षेम तारा, 5वां प्रत्यरि तारा, 6वां साधक तारा, 7वां वध तारा, 8वां मित्र तारा, 9वां अति मित्र तारा, ठीक है। जन्म तारा अगर किसी का भी जो डिफरेंस है, वो नक्षत्रों का आपस में जो डिफरेंस है वो अगर 1 नंबर आ रहा है, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे कि कर्म के अकॉर्डिंग उसको रिजल्ट मिलेगा, जैसा वो काम करेगा वैसा उसको रिजल्ट मिलेगा, तो ये अच्छा माना जाता है। संपत्त तारा ये आपको गेन देता है ना, फाइनेंशियली आपको ये स्ट्रॉन्ग करता है। विपत्त तारा में ऑब्स्टेकल्स आते हैं, विपत्ति आती है, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। क्षेम तारा वेलफेयर है ना, कल्याण, सक्सेस, कंफर्ट, गुड साइन होता है। प्रत्यरि तारा शत्रु देता है, परेशान करता है, ठीक है। साधक तारे में आप क्या होता है, सक्सेस मिलती है आपको, जितना आप हार्डवर्क से आप आपकी सक्सेस को पा ही लेते हो। वध तारा क्या होता है, किसी भी चीज़ की समथिंग एंडिंग करना, है ना, जो भी आपने स्टार्ट किया उसको या तो आप एंड कर दोगे, आप उसको कंप्लीट करके उसका काम ख़त्म करना, वो होता है आपका वध तारा। मित्र तारा में क्या होगा, आपके फ्रेंड सर्कल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, सम्मान मिलने लग जाएगा, फेवरेबल कंडीशंस हो जाएगी। अति मित्र तारा में क्या होगा, आप प्रोग्रेस करेंगे और फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, आपकी लाइफ भी अच्छी चलेगी, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि आपके जो महादशा का जो नक्षत्र है और अंतरदशा के नक्षत्र के बीच में कितने नंबर आपको मिल रहे हैं उसको यहाँ पे पुट करना है। मान लीजिए 0 नंबर मिल गया, है ना, जैसे अगर आपने, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 18 नंबर आता, तो 18 को जब आप 9 से डिवाइड करते तो क्या होता, रिमाइंडर 0 बचता, तो वो 0 में आप अति मित्र तारा देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आपको समझना है। मतलब अगर इन काउंटिंग में से 3, 5 या 7 है ना, 3, 5, 7 आता है तो दशा आपकी अच्छी नहीं जाएगी, है ना। और अगर 1, 2, 4, 6, 8, 9, 0 ऐसे नंबर्स मिलते हैं तो आपकी दशा यहाँ पर क्या होगी, अच्छी जाएगी। तो हम इसको बोलते हैं 9 तारा पद्धति मिलान, ठीक है। अब
ये तो हमने एक बेसिक लेवल पर समझ लिया है ना, बट इसमें और भी पॉइंट्स होते हैं। ये तो अभी अपन ने बेसिक लेवल पे समझा, ठीक है। रूल नंबर 1, इस चीज़ को समझो आप, ठीक है। जब भी किसी भी ग्रह का आपको देखना है ना, कि उसकी दशा मतलब जो ग्रह है आपकी लग्न कुंडली में कहाँ बैठा है, सबसे पहले आपने वो देखा जिस भी भाव में, उस भाव से जब हम काउंट करेंगे और अगर 6, 8, 12 हाउस मिल रहे हैं हमको अंतर्दशा के ग्रह को, तो वो अपना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि हर भाव से हर एक भाव पहले उसका हानि स्थान होता है, उसका 12th हाउस होता है। वैसे ही 6, 8 भी पीड़ा भाव होते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने जो आपको बताया, तो वो कैसे समझ में आया। जैसे मान लीजिए आपको 10th हाउस से रिलेटेड कुछ देखना है, तो आपने देखा कि जो 10th हाउस का जो हानि भाव है वो कौन सा होगा, 9th वाला होगा, है ना। तो ऐसे ही आपको हर भाव का अपना एक हानि भाव होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कोई भी प्लेनेट अपनी महादशा में, अपनी ही अंतर्दशा में अपने पूरे अच्छे और बुरे रिजल्ट नहीं देखता है। मतलब गुरु की, मतलब मान लो कि यहाँ महादशा चल रही है, अब गुरु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा चल रही है, तो वो अपने पूरे अच्छे या बुरे रिजल्ट यहाँ पर नहीं देगा। वह ग्रह अपने सहधर्मी और संबंधी ग्रहों के साथ ही अंतर्दशा में अपने अच्छे और बुरे रिजल्ट देता है। सहधर्म कैसे होता है, देखिए, सहधर्म मतलब एक जैसा काम करने वाला। मान लीजिए यहाँ पे महादशा, तो अब एक मिनट इसको क्लियर करती हूँ पहले मैं, कि जो ये कुंडली है, ठीक है, एग्जाम्पल लिया है मैंने, इसमें जो फर्स्ट हाउस का जो काम होगा वही काम 5th हाउस का है, वही काम 9th हाउस का है। ये तीनों आपस में एक जैसा काम करने वाले, 6, 8, 12, 6, 8, 12 वाले जो लोग हैं वो एक जैसा काम करने वाले भाव, ठीक है। 1, 4, 7, 10 ये केंद्र हाउस है, ये एक जैसा काम करते हैं। 3, 6, 10, 11, 3, 6, 10 और 11 ये क्या है, हमारे उपचय भाव है, तो ये भी एक जैसा काम करते हैं। 3, 6 और 11 ये त्रिशदाय भाव है, ये भी एक जैसा वर्क करते हैं। 2 और 11 ये 2 और 11 कौन सा है, हमारा धन भाव है, तो ये दोनों भी एक जैसा काम करने वाले हैं। तो जब भी हम ऐसा देखते हैं कि किसी भी प्लेनेट की महादशा है और उसमें अंतर्दशा मतलब ऐसे सहधर्मी ग्रहों की आपस में चल रही है, तो वो एक जैसा काम करेंगे। अगर दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव रिजल्ट देंगे। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तब उस कंडीशन में हम अंतर्दशा को प्रेफरेंस देंगे कि अंतर्दशा अच्छे ग्रह की चल रही है या बुरे ग्रह की चल रही है। अगर अंतर्दशा बुरे ग्रह की चल रही है तो वो यहाँ पर बुरा रिजल्ट देगी। जैसे इसका एग्जाम्पल समझो, जैसे यहाँ पर गुरु है ना, गुरु की मान लीजिए महादशा चल रही है, उसमें अगर अंतर्दशा सूर्य की आएगी तो दोनों ही, ये 5th हाउस का लॉर्ड है यहाँ पे सूर्य, और जो गुरु है वो 9th हाउस का लॉर्ड है, तो यहाँ पर ये दोनों ही क्या करेंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे, ठीक है, दशा अंतर्दशा में। लेकिन अगर मान लीजिए कि गुरु के साथ केतु की अगर मैं बोलती हूँ कि अंतर्दशा है, तब ये क्या अच्छा रिजल्ट देगी, नहीं देगी। क्यों नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पर केतु पहली चीज़ 8th हाउस में बैठा हुआ है ना, और इस हाउस का हानि भाव ये कौन सा है, 12 है ना, 12 भाव हो गया ये। इस हाउस से अगर हम काउंट करेंगे तो ये 12th हाउस हो गया, तो ये एक तो हानि भाव में बैठा है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो गुरु है वो 12th हाउस का भी लॉर्ड है, तो यहाँ पर इस हाउस को ये एक्टिवेट कर देगा जब इसके साथ इसकी अंतर्दशा चालू होगी। गुरु में जब केतु की दशा आएगी तो ये इस हाउस को एक्टिवेट कर देगा, तो हॉस्पिटलाइजेशन और जो भी खर्चा, और इस हाउस को ये इसके रिगार्डिंग भी आपको रिजल्ट यहाँ पर देगा और नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो डिपेंड करता है कि वो किन ग्रहों के साथ में प्लेस है। अब हमारा संबंधी ग्रह क्या होता है, ये एक और एग्जाम्पल लिया है, इस चीज़ को समझना। जब भी महादशा का ग्रह अंतर्दशा के ग्रह के साथ कोई भी संबंध बना ले, चाहे दृष्टि से, कंजक्शन से, राशि परिवर्तन से, नक्षत्र से परिवर्तन से, तब वह अपना इफेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा देता है। जब भी उसकी दशा अंतर्दशा है, तो अगर शुभ घर का स्वामी है तो रिजल्ट पॉजिटिव देगा, अगर अशुभ घर का स्वामी है तो रिजल्ट नेगेटिव देगा, ठीक है। कैसे, इस चीज़ को समझो। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो बुध है ये आपके बेड हाउस का स्वामी है यहाँ पर, ठीक है, बेड हाउस का लॉर्ड है, ठीक है, 6th हाउस का, तो वो यहाँ पर बैठा है। और शुक्र है, शुक्र भी यहाँ पे मारक बनता है, ठीक है। तो अब शुक्र और बुध का आपस में यहाँ पे क्या हो गया, दृष्टि संबंध हो गया। अब जब इनकी आपस में कभी दशा महादशा चलेगी तो ये अपने बैड रिजल्ट देगा। लेकिन अगर यहाँ पे गुरु और सूर्य की आपस में दशा महादशा अंतर्दशा चलेगी तो ये देखिए यहाँ पे
है ना, ये त्रिकोण के स्वामी है दोनों, और एक दूसरे से राशि परिवर्तन कर लिया है, तो ये क्या हो गए, संबंधी ग्रह हो गए, तो ये अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। तो ऐसे ही जब हम ये पूरा अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं कि हमारे जो ग्रह है वो कहाँ बैठे हैं, है ना, और कैसा रिजल्ट दे रहे हैं, तो उसके बाद फिर हम गोचर पे आते हैं। हम गोचर में क्या देखेंगे कि मतलब अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जानना है तब आप प्लेनेट के ट्रांजिट को एनालिसिस करेंगे कि अभी का गोचर आपके लिए फेवरेबल है कि नहीं। तो ऐसे हम दशाओं के इफेक्ट को देखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको केपी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग कैसे दशाओं का फलादेश किया जाता है, पर्टिकुलर हाउस को लेके स्क्रिप्ट बनाकर, वो आपको मैं डिटेल में बताऊंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं बहुत जल्दी न्यू वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।